नमस्कार स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा लोड लाइन और प्रचालन बिंदु है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बीजेटी जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसका मुख्यतः उपयोग एक एम्पलीफायर यानी कि प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। इसमें हम एक निश्चित मान का एसी संकेत यानी प्रत्यावर्ती संकेत इनपुट पर लगाते हैं और हमें आउटपुट पर वह संकेत एक अधिक आयाम का संकेत हमें प्राप्त होता है। अब इसमें जो हमें अधिक आयाम का संकेत जो प्राप्त होता है वो इस सर्किट में आरएल परिपथ पर प्राप्त होता है, जो कि इसमें प्रवाहित धारा एसी पर निर्भर करता है। अब किसी भी ट्रांजिस्टर का प्रचालन करने के लिए, जिसको एक्टिव करने के लिए हम जानते हैं कि उसका जो जेईबी जंक्शन है यानी कि उत्सर्जक आधार संधि है वो फॉरवर्ड वाइज यानी कि अग्रवाइज होनी चाहिए तथा संग्राहक और आधार संधि फर्स्ट वाइज होनी चाहिए। तो इस परिपथ में जो बीवी है, बीवी वोल्ट है, वो जेईबी को अग्रवाइज रखती है तथा बीसीसी जेसीबी को फर्स्ट वाइज रखती है। और इनकी उपस्थिति के कारण जो एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर है वो प्रचालन अवस्था में बना रहता है और हमें जो निर्गत वोल्टता है वो आरएल पर प्राप्त होती है। अब इसमें आप इस सर्किट में देखोगे तो यहाँ एसी वोल्टता लगी हुई है और हमें जो प्राप्त वोल्टता है वो कहाँ प्राप्त होगी, आरएल पर होगी। अब वो प्रवर्धक यानी उसका एम्पलीट्यूड बढ़कर प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा, वो प्रवर्धक की कैपेसिटी या उसकी कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। अब हम इसमें से एसी जो करंट इनपुट करंट हम जो लगा रहे थे उसको हटाते हैं और एक बेस सर्किट हमें प्राप्त होता है जिसे हम शांत अवस्था सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो एसी इनपुट है वो हटा हुआ रहता है। अब उपरोक्त सर्किट में यहाँ पर एक ये कैपेसिटर लगा हुए हैं दो। इनका उपयोग ये है कि जो हमारा इनपुट एसी संकेत है उसमें यदि कोई डीसी धारा है तो वह उसके लिए अवरोध का काम करेंगे। और हम ये जानते हैं कि डीसी धारा के लिए संधारित्र जो है अनंत प्रतिरोध का कार्य करता है, उसमें से डीसी करंट यानी दिष्ट धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ये इनका कार्य है कि इस सर्किट में जो ट्रांजिस्टर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें से डीसी करंट का पार्ट प्रवाहित ना हो सके। अब हम शांत अवस्था सर्किट में देखें तो इसका जो आउटपुट लूप है, ये वाला लूप, इसमें हम केवीएल लगाएं तो आपको यहाँ 3 वोल्टताएं दिखेगी। एक वोल्टता ये तथा दूसरी वोल्टता ये और तीसरी वोल्टता ये जंक्शन के बीच में लगी हुई है। तो इसमें हम केवीएल लगाएंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा और इस समीकरण से हम ICRL का मान निकालें तो BCC माइनस BCE प्राप्त होगा और IC का मान निकालें तो RL का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगा, जो कि एक रेखा के समीकरण से इसकी हम तुलना करते हैं तो उस रेखा की प्रवणता हमें 1
अपॉन आर एल माइनस की प्राप्त होती है। एम बराबर यहाँ इस समीकरण में प्रवृत्ता क्या है, एम है, और एम का कंपेयर समीकरण 1 से करेंगे तो एम बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, -1/आर एल। और एम बराबर टेन थीटा इजकल टू -1/आर एल हो तो थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, और जैसे जैसे आर एल का मान बढ़ता है तो थीटा का मान भी बढ़ेगा। और समीकरण 1 से प्राप्त धारा, समीकरण 1 से प्राप्त निर्गत धारा IC को हम A तथा B बिंदु पर काट दिए। इसमें इस परिपथ इस डायग्राम में हम देखें तो जो हमारी धारा जो लाइन है वो बिंदु A तथा बिंदु B पर कौन कौन से पॉइंट पर काटती है, एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो ये धारा हमें बिंदु A तथा बिंदु B पर IC अक्ष तथा BC अक्ष को काटती है। ठीक है, तो बिंदु A यानी A के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0, BCC/RL, और बिंदु B के कोऑर्डिनेट है BCC/0 को निर्गत अभिलक्षण आलेख पर मिलाने वाली रेखा को लोड लाइन कहते हैं। और जो AB को मिलाने वाली रेखा होगी वही लाइन कौन सी, ये वाली लाइन जो होगी वो कैसी कौन सी रेखा कहलाएगी, लोड लाइन रेखा कहलाएगी। अब जो कि ये कौन सी लाइन है जिसमें संकेत की अनुपस्थिति, जिसमें हमने AC संकेत को हटा दिया है, और तो इसे हम DC लोड लाइन कहते हैं। जब इसमें से AC को हटा दिया है तो AB जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी कौन सी है, DC लोड लाइन है। अब हम लोड लाइन AB का मान धारा IB पर निर्गम अभिलक्षणों को काटती है। जैसे कि ये जो हमारे IB के जो वो मान है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो लाइन है इनको इन पॉइंटों पर काटती है, जैसे यहाँ भी काट रही है। ये बिंदु के जो निर्देशांक है वो इस लोड लाइन के जो इक्वेशन है उसको संतुष्ट करेंगे, और इस बिंदुओं को IB धारा के संगत क्या कहलाते हैं, इनके प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। आगे समझ में आपको अब यहाँ से दो परिभाषाएं समझ में आनी चाहिए, एक तो लोड लाइन की और एक प्रचालन बिंदु की। ठीक है, तो जो AB लाइन है वो तो लोड लाइन है, ये इसमें ये कौन सी लाइन है, DC लोड लाइन। अब ये DC लोड लाइन जब ये ग्राफ को जिन जिन बिंदुओं पर काटती है, जैसे कि मैंने पहले भी टिक लगाया था, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इन सभी बिंदुओं को कैसे बिंदु कहलाएंगे, ये प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। अब शांत अवस्था में प्रचालन सक्रिय क्षेत्र में स्थित लोड लाइन के मध्य में होना चाहिए। यानी कि जो हम ऐसा एक प्रचालन बिंदु सेलेक्ट करें जैसा कि जो सक्रिय क्षेत्र में हो। सक्रिय क्षेत्र कौन सा होता है अभिलाक्षणिक में, ये वाला क्षेत्र है जो सक्रिय क्षेत्र है, ये सैचुरेशन क्षेत्र यानी संतृप्त क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है वो कट ऑफ रीजन है। तो हमारा जो प्रचालन बिंदु है वो सक्रिय क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कि सक्रिय क्षेत्र के मध्य में उपस्थित होना चाहिए। अब मध्य में उपस्थित होने का कारण ये है कि
भाई हम जब इसमें एसी करंट लगाएंगे तो इसकी वोल्टता में परिवर्तन होगा, तो ये जो हमारा प्रचालन बिंदु है यहाँ से शिफ्ट होगा और शिफ्ट होके ये इस रीजन में, एक तो इस रीजन में और इस रीजन में नहीं जाना चाहिए, इस रीजन में चला गया तो फिर हमारा प्रवर्धक कार्य करना बंद कर देगा। तो हमें हमारा प्रचालन बिंदु इस तरह से लेना है, सक्रिय क्षेत्र के मध्य में जब ये शिफ्ट होगा तो इसी क्षेत्र में ये बना रहे। संकेत, एसी संकेत की अनुपस्थिति में प्रचालन बिंदु को शांत बिंदु या क्यू बिंदु कहते हैं, और क्यू बिंदु की स्थिति निवेशी धारा यानी कि आईवी धारा पर निर्भर करती है, और आईवी का मान बी बी यानी कि जो डीसी वोल्टेज आधार से जुड़ा है आर बी तथा बीई पर निर्भर करता है। अब हम इस सर्किट में जो इनपुट लूप है, ये वाला लूप है, इसमें केबीएल लगाते हैं। तो इसमें 3 वोल्ट है, एक ये वोल्ट था, एक ये वाली और एक इन दोनों के जंक्शन, और जो जंक्शन है कौन सा जेईवी के अक्रॉस जो वोल्टता है वो 3 प्रकार की वोल्टता है, उसमें हम केबीएल लगाते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगा, और यहाँ से हम आईवी का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा बी बी अपॉन आर बी, क्योंकि बी बी का मान बीई से काफ़ी मात्रा में अधिक होता है। जो हम डीसी वोल्टता स्रोत लगा है वो जेईबी पर जो वोल्टता आरोपित है उससे कहीं अधिक बड़ा होता है। तो आईबी का मान लगभग जो वोल्टेज सोर्स डीसी वोल्टेज सोर्स लगा है और जो उसके साथ में श्रेणी क्रम में आर भी लगा है, तो उन दोनों के अनुपात पर ही मैक्सिमम निर्भर करता है या उस पर ही निर्भर करता है। अतः निवेशी आधार धारा आईबी का मान आरबी पर निर्भर करता है, जिसे उपरोक्त सूत्र से हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। निर्गम परिपथ में उपस्थित संधारित्र व अन्य परिपथ में उपस्थित आर जो लोड आरएल के समांतर क्रम में युग्मित होता है, जब हम इसके एक लोड के समांतर क्रम में एक और प्रतिरोध आर लगाते हैं तो आरएल के समांतर क्रम में लगा होता है तो टोटल प्रतिरोध उनका क्या होगा, ये होगा जो समांतर क्रम का फॉर्मूला है उससे, जिससे आरएल के लिए आर, तो अब उसका फाइनल लोड प्रतिरोध कितना होगा, आरएल डैश होगा, जिससे आरएल का मान कम हो जाएगा तो लोड की प्रवणता डीसी लोड से अधिक हो जाएगी। तो फिर ये जो इसकी प्रवणता है जो ए बी है, जो ये यहाँ पर आप देखोगे इस सर्किट में जो ये ग्राफ हमारा है, तो इस ग्राफ में आप जब देखोगे तो ये हमारी डीसी लोड लाइन थी, अब हमने एसी लगा दिया तो इसकी प्रवणता कैसे हो गई, ये इस तरह से बढ़ गई है। वो बढ़ क्यों गई है, क्योंकि हमने एक श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध लगा दिया जिससे आरएल का मान क्या हो गया, कम हो गया, तो 1/RL का मान बढ़ गया है। जब निवेशी संकेत वोल्टता बी आई के द्वारा आई बी में परिवर्तन आई बी प्लस माइनस डेल आई बी करते हैं तो एसी लोड लाइन में जो क्यू बिंदु है वो एम एन के बीच में ऐसे गति करेगा, एम एन के बीच में ऐसे गति करेगा, और निवेशी धारा आई बी में परिवर्तन डेल आई बी से निर्गत धारा में भी परिवर्तन प्राप्त होता है, जिससे आई सी और आर एल प्रभावित होने से निर्गत वोल्टता बी जीरो आई सी आर एल में परिवर्तन होगा और वोल्टता लाभ बी ओ अपॉन बी आई होगा। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि डीसी लोड लाइन आपको समझ में आ गई। डीसी लोड लाइन वो होगी जब आप उसमें से एसी संकेत को हटा देंगे तो जो प्राप्त लोड लाइन होगी वो डीसी लोड लाइन होगी, लेकिन जब हम उसमें एसी सोर्स को जोड़ते हैं तो आईवी धारा में जो परिवर्तन होगा
तो उस परिवर्तन के कारण जो हमारा बिंदु Q है, क्योंकि AC हमारी धारा कैसे प्रवाहित होती है, इस तरह से प्रवाहित होती है, तो उसके कारण जो हमारी धारा IB है उसमें भी परिवर्तन होगा। तो IB में परिवर्तन के कारण जो ये हमारा ये Q पॉइंट है, ये भी कैसे ऊपर नीचे ऐसे होगा। तो इसके ऊपर नीचे होने पर ये किस प्रकार बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा। और हम Q का सिलेक्शन इसीलिए इसको मिड में कर रहे थे, क्योंकि ये जब ऐसे गति करेगा तो हमारा इसका स्थान ऐसा होना चाहिए कि ये इसी क्षेत्र में बना रहे। और यदि ये इस क्षेत्र से जैसे गति करते हुए इधर चला गया तो इस पोजीशन में पहुंचने के बाद हमारा जो प्रवर्धक है वो कार्य करना बंद कर देगा। तो हमें Q का स्थान यहाँ मिड में, मध्य में सेलेक्ट करते हैं। जैसे भी IB में परिवर्तन होने के बाद ये हमारे इस क्षेत्र में ही, सक्रिय क्षेत्र में ही, एक्टिव रीजन में बना रहे। और प्राप्त वोल्टता का जो लाभ है वो B0 यानी B आउटपुट अपॉन B इनपुट हमारे पास प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ से आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, लोड लाइन क्या होती है और प्रचालन बिंदु क्या होता है। लोड लाइन हमारी ये जो समीकरण है, ये लोड लाइन का समीकरण है। और इसको हम IC और BE ग्राफ में जब ड्रॉ करते हैं तो जो हमारे पास लाइन आती है वो लोड लाइन प्राप्त होती है। और जब ये अभिलक्षणों को जिस जिस बिंदुओं पर काटती है वो प्रचालन बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाएं आपको याद रहेंगी और कैसे आती है, कहाँ पर होती हैं और हम उसको किस प्रकार निकालते हैं, ये आपको इसमें समझ में आना चाहिए। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप इसके वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डालकर आप मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है एच प्राचल का हम हल्का सा अध्ययन हमारी यूनिट फर्स्ट में कर चुके हैं। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम इसमें उसका उपयोग करते हुए ट्रांजिस्टर में उसका उपयोग करेंगे। तो ट्रांजिस्टर में हम जानते हैं कि युक्ति का व्यवहार जो भी हमारा प्रवर्धक है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। और इन टर्मिनलों पर एक निवेशी धारा होती है, एक निवेशी वोल्टता होती है, जिसे हम यहाँ पर किससे शो कर रहे हैं, I1 और BI1 से। ये I1 और BI1 ये हमारी निवेशी वोल्टता और एवं निवेशी धारा है, तथा निर्गत धारा I2 तथा निर्गत वोल्टता B2 है। अब BJT एक चतुर्थ टर्मिनल युक्ति है जिसमें I1 और P2 युक्ति को व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी इनपुट जो धारा होती है और आउटपुट वोल्टता होती है वो इसके सर्किट को, इसके युक्ति के प्रचालन को प्रभावित करती है। तो हम B1 का फंक्शन लिख सकते हैं। B1 किस पर निर्भर करेगा, I1 और B2 पर, और I2 भी किस पर निर्भर करेगा, I1 और B2 पर। तो जैसा कि हम प्रचालन के समीकरण को, प्रचालन बिंदु को, प्रचालन का पैरामीटर्स का इक्वेशन लिखते हैं, तो B1 का मान B1 इजकल टू H11 I1 H प्लस H12 B2 तथा I2 का मान H21 I1 प्लस H22 B2 समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जो इनके सब स्क्रिप्ट है H1 तो 1 B1 का और H1 I1 का। ठीक है, इसमें H1 जो पहला अक्षर है वो
इस वाले से रिलेट करता है तथा दूसरा अक्षर इस वाले वोल्टता या धारा से रिलेट करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको कैसे लिखा है कि V1, तो पहला जो इनका प्राचल का जो पहला सब स्क्रिप्ट है, जैसे 1 तो इसका आएगा तथा दूसरा जो इसके साथ में मल्टीप्लाई मारा है उसका आएगा। तो आगे समझ में, जैसे यहाँ I2 है तो पहला इसमें जो I2 है तो पहला अक्षर 2 I2 से तथा दूसरा I1 से है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं, जब B2 बराबर 0 हो तो H11 का मान क्या होगा, B1 अपॉन I1। अब ये दोनों कौन से हैं, इनपुट हैं, तो इसको हम कौन सा कहेंगे, B अपॉन I क्या होती है, इम्पीडेंस होती है, प्रतिबाधा होती है। तो ये HI कौन सी प्रतिबाधा होगी, निवेशी प्रतिबाधा। आप इसमें ये देखिए, ये वाला H11 का मान B1 I1 आया है, B1 I1 आया है। तो B1 I1 आने का मतलब है ये दोनों कौन से हैं, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा है। तो इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, निवेशी प्रतिबाधा या इनपुट इम्पीडेंस कहेंगे। अब जब दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इसमें I1 0 हो, I1 0 हो तो H समीकरण नंबर 1, इस समीकरण नंबर इससे H12 क्या आएगा, जब ये पोर्शन हमारा 0 हो गया तो ये पोर्शन हमारा 0 हो गया, ये I1 जब 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो H12 हमारा क्या आएगा, B1 अपॉन B2। तो ये फर्स्ट बायस, यदि B1 ऊपर आ रहा है तो ये फर्स्ट बायस वोल्टता अनुपात है, यानी B1 पहले आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये उत्क्रमित या रिवर्स बायस वोल्टता रेशियो कहलाता है। तो H12 किसको सिंबलाइज करेगा, रिवर्स बायस वोल्टता अनुपात को, और इसको हम किससे सिंबलाइज कर रहे हैं, HR से। R मीन्स रिवर्स बायस, ठीक है। अब अगला हम समीकरण देखते हैं, ये वाला समीकरण। इस वाले समीकरण को देखें तो इसमें B2 बराबर 0 हो, तो B2 बराबर 0 हो तो B2 वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। तो बची कौन सी हमें, H21। तो H21 का मान आएगा यहाँ से I2 अपॉन I1, तो I2 अपॉन I1, तो इसे कहेंगे HF। तो इसको सिंबलाइज किया गया HF से, और इसे कहेंगे फॉरवर्ड वाइज करंट गेन या अग्रवाइज धारा लाभ। अब दूसरी कंडीशन I1 बराबर 0 हो तो ये हमारे पास आएगा H22 का मान I2 अपॉन B2 इजकल टू HO या निर्गम प्रवेशता या आउटपुट एडमिटेंस। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर के 4 प्राचल हमें यहाँ से समझ में आए हैं, 4 प्राचल हमने निकाले हैं। HI का मतलब होता है इनपुट इम्पीडेंस, HR का मतलब होता है रिवर्स वाइज वोल्टता रेशियो, HF का मतलब होता है फॉरवर्ड वाइज करंट गेन, तथा HO का मतलब होता है आउटपुट इम्पीडेंस। आगे समझ में, अब आपको ये चारों इनके नाम से समझ में आना चाहिए। HI का मतलब आपको, जब HI आपको सामने नजर आए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये कौन सा क्या है और ये कौन से रेशियो को बता रहा है। HR क्या है और ये कौन से रेशियो को बता रहा है, HF क्या है और ये कौन से रेशियो को बता रहा है, और H0 क्या है, वो कौन से रेशियो को समझा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। HI इनपुट इम्पीडेंस या निर्गम प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है, निर्गम प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है B अपॉन I। निर्गम में कौन कौन से वोल्टेज हैं,
V1 और I1। अब इन सब चीज़ का इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपको आगे ट्रांजिस्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम एक सर्किट को कंपेयर करें, जैसे CB को हम कंपेयर करें। बाकी आप दो अगर CB को समझ लेंगे या एक को समझ लीजिए, सब में सेम है। अब हमें पता है कि CB में I1 कौन सा I1 का मान क्या होगा, IE, तथा I2 का मान क्या होगा, IC। आप इस सर्किट में देखिए, ये हमारा कॉमन बेस सर्किट है ट्रांजिस्टर का। इसमें आप ये देखेंगे तो इधर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IE। इधर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, IC। तो I1 की जगह IE और I2 की जगह ये I1, ये I2। तो इनकी जगह क्या आएगा, IE और IC। ठीक है। इनपुट वोल्टता कौन सी है, E और B, यानी E और B के बीच में, यानी BEB। इन जंक्शन कौन सा है, BEB। भाई कॉमन बेस है, कॉमन बेस है, इधर एमीटर लगा है, तो इन दोनों के बीच में वोल्टता कौन सी होगी, BEB। तो B ये किसका मकाम नाम होगा, V1 का। इसी प्रकार इधर हम सर्किट में देखेंगे तो B2 क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में वोल्ट था, इन दोनों के बीच में वोल्ट था कौन सी, BCB। तो अब हम यहाँ से पता चलता है इस सर्किट में कि I1 हमारा आया है IE, I2 हमारा आया है IC, तथा B1 BEB तथा B2 BCB। अब हमारे पास चारों B1 B2 I1 I2 उपस्थित हैं। तो अब हम यहाँ से अब हमारे प्राचलों का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से निकालें HIB, ये एक प्राचल है। I का मीन्स इनपुट, B का मतलब कॉमन बेस। आपको इस तरह से समझ में आना चाहिए, I का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है। तो इसका मान क्या था हमारा, B1/B2। तो B1 का मान यहाँ पर क्या है, BEB, और I1 IE। आगे समझ में। अब मान लें हम किसी और को निकालें, जैसे इसमें हम ये निकालें FB, HFB। तो HFB क्या आएगा, F मीन्स फॉरवर्ड वाइज, B मीन्स कॉमन बेस। तो फॉरवर्ड वाइज क्या था, I2/I1 फॉरवर्ड वाइज करंट गेन था। अब I2 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, IC/IE, ये IE होगा। इस प्रकार आप किसी भी सर्किट का, चाहे कॉमन एमीटर हो, कॉमन बेस हो, कॉमन कलेक्टर हो, सब का आप चारों प्राचल आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप इसको और मैं आपको दिखाऊं, इसमें मान लीजिए किसी और को निकालने, हम HOB को निकालें, HOB को निकालें, OB, HOB।